आज से बीजेपी की हर घर तिरंगा यात्रा 11 से 13 अगस्त तक बीजेपी का कार्यक्रम। उपचुनाव को लेकर मायावती की बड़ी बैठक। आज सुबह 11 बजे लखनऊ में करेंगी बैठक। देश भर में नीट पीजी की परीक्षा। आज एमबीईएमएस करा रहा है नीट पीजी की परीक्षा। लखनऊ के केजीएमयू में शुरू होगी पीडियाट्रिक ट्रामा यूनिट। हादसे में जख्मी होने वाले बच्चों के लिए सुविधा। एआईएमपीएलबी का वक्फ बिल को लेकर फैसला। जेपीसी के साथ जल्द करेगा मीटिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ जेबा अली। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी हर घर तिरंगा अभियान के तहत विधानसभा स्तर पर तिरंगा यात्रा आयोजित करेगी। तिरंगा यात्रा 11 से 13 अगस्त तक प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में राष्ट्र प्रेम के संदेश के साथ शहर, गांव, गली, मोहल्लों तक पहुंचेगी, जिसमें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह सहित प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, पार्टी के प्रदेश, क्षेत्र, जिला, मंडल, बूथ के पदाधिकारी और सभी जनप्रतिनिधि पार्टी कार्यकर्ताओं व स्थानीय नागरिकों के साथ में हाथों में तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा के लिए निकलेंगे। जी आपको बता दें 11 से 13 अगस्त तक बीजेपी का ये कार्यक्रम होने वाला है। आपको बता दें ये कार्यक्रम 15 अगस्त को लेकर किया जा रहा है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस तरह से बीजेपी जुट चुकी है 15 अगस्त की तैयारियों में, क्या है पूरा कार्यक्रम? देखिए, अगर बात करें 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर तो बीजेपी लगातार 15 अगस्त की तैयारियां कर रही है। उसके साथ आपको बता दें कि पिछले साल से ही हर घर तिरंगा यात्रा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में निकाली जा रही है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभाओं में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसको लेकर सभी मंत्री, सभी विधायक, सभी सांसदों को अलर्ट मोड पे रखा गया है और घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर इस तिरंगा यात्रा को लेकर जागरूक करें और गली गली में जाकर तिरंगा यात्रा निकालने का पैगाम दे। तो जाहिर सी बात है पूरे प्रदेश के सभी विधायक, सभी विधायकों को लेकर और पूरे मंत्रियों को लेकर इसके जिम्मेदारी दी गई है कि गांव-गांव जाकर, गली गली जाकर तिरंगा यात्रा निकालने का अभियान शुरू करें। उसके साथ में आपको बता दें कि लोगों को जानकारी दें और दूसरी चीज आपको बता दें कि इसकी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री जसवंत सैनी को दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि तमाम इसी तरीके से तिरंगा यात्रा को लेकर पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी जानकारी देने के लिए सभी विधायक और मंत्रियों को बुलाया गया है। जी, जिस तरह से हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है, जाहिर तौर पे लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं और इसको लेकर चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, सभी ने डीपी भी अब चेंज कर ली है। राजेश, बिल्कुल अगर बात की जाए तिरंगा यात्रा को लेकर तो जिस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाला जाता है, दूसरी चीज आपको बता दें 15 अगस्त के लेकर तिरंगा यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली जाती है, इसको लेकर पूरे देशवासियों के दिलों में जोश और जज्बे का भाव होता है, जिसको लेकर तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। और जब से हर घर तिरंगा यात्रा शुरू हो गई पीएम मोदी के नेतृत्व में, तो जाहिर सी बात है कि हर देशवासियों के दिलों में जोश और जज्बे की भावना हो गई है। जी, बात करें पीएम मोदी की तो वो इस तरह का जब उत्साह वाला देश के लिए कोई भी कार्यक्रम होता है, बढ़ चढ़ कर तैयारियों का जायजा खुद लेते हैं और इस तरह के आयोजन को पहले से ही लोगों में उत्साह एक तरह से कह सकते हैं कि जगाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर बात करें देखिए जब तो अगर जिस तरीके से पीएम मोदी पूरे उत्साह के साथ पूरे देशवासियों में एक उत्साह भरने की कोशिश करते हैं और लगातार पिछली बार से ही लेकर ये जो घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगे की बात, आयोजन इसका चल रहा है, अभियान चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पूरे देश के लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि देश के लिए जज्बे का और जुनून का ये पर्व है, महापर्व है 15 अगस्त। तो जाहिर सी बात है कि इसी को लेकर
पूरे प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में भी पूरे जितने भी विधायक और मंत्री हैं, सारे लोग गांव-गांव जाकर, गली-गली, कूचे-कूचे जाकर, घर-घर जाकर तिरंगा यात्रा अभियान की शुरुआत करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे 15 अगस्त के लिए। जी जी राजेश, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, जुड़े रहे हमारे साथ। जी आपको बता दें, हर घर तिरंगे का अभियान शुरू हो चुका है। पीएम मोदी के नेतृत्व में ये बड़ा आयोजन आगामी 15 अगस्त को देखते हुए। लंबे इंतजार के बाद नीट पीजी परीक्षा आज आयोजित की जाएगी। कुछ छात्रों ने परीक्षा डेट को स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका को रद्द कर दिया था। इसलिए परीक्षा तय शेड्यूल से अनुसार आज आयोजित होगी और परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। पेपर लीक और नकल को रोकने के लिए प्रशासन इस बार पूरी तरह से तैयार है। परीक्षा में 2,28,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। साथ ही परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। जी आपको बता दें, नीट परीक्षा का आज आयोजन हो रहा है। ये परीक्षा 2 शिफ्टों में होगी। इस परीक्षा का आयोजन आज किया जा रहा है। 185 शहरों के 500 सेंटरों पर यह परीक्षा होनी है। देश भर में नीट पीजी की परीक्षा आज हो रही है। हाल ही में नीट परीक्षा को लेकर बवाल भी पूरे देश में एक तरह से देखा गया था, प्रदर्शन देखे गए थे, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने के तरफ से ये बयान आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नीट 2024 की दोबारा परीक्षा नहीं होगी। कोर्ट ने नीट 2024 की दोबारा परीक्षा और नीट के नतीजे रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज भी कर दिया था। सीजीआई ने कहा था कि रिकॉर्ड पर मौजूद डेटा परीक्षा की पवित्रता में व्यवधान दिखाकर किसी व्यवस्थित लीक का संकेत नहीं देता। लेकिन अब एक बार फिर से यहाँ पर यह परीक्षा कुछ छात्रों के लिए आयोजित की जा रही है। आपको बता दें, 2 शिफ्टों में ये परीक्षा का आयोजन हो रहा है। लंबे इंतजार के बाद नीट पीजी परीक्षा आयोजित की जा रही है। कुछ छात्रों ने परीक्षा डेट को स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका को रद्द कर दिया था। इसलिए परीक्षा तय शेड्यूल के अनुसार यानी आज आयोजित हो रही है और परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। आपको बता दें, पेपर लीक और नकल को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। परीक्षा में 2,28,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। साथ ही परीक्षा 2 शिफ्टों में आयोजित होगी। जी आपको बता दें, जिस परीक्षा का बहुत दिनों से छात्र इंतजार कर रहे थे, वो पल आज आ चुका है। नीट की परीक्षा दोबारा से आयोजित हुई है। 2 शिफ्टों में आज ये परीक्षा होगी। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने नीट 2024 को दोबारा परीक्षा नहीं होगी, इसको लेकर बड़ा फैसला सुनाया था। लेकिन आज लंबे इंतजार के बाद नीट पीजी परीक्षा आज दोबारा से आयोजित की जाएगी। कुछ छात्रों ने परीक्षा डेट को स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और कोर्ट ने याचिका को रद्द कर दिया था। इसलिए परीक्षा तय शेड्यूल के अनुसार यानी आज आयोजित होगी। आपको बता दें, परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पेपर लीक और नकल को रोकने के लिए जिस तरह से बड़ी बड़ी खबरें हाल ही में आपने देखी, जानी और पूरे देश में एक रोष वाला माहौल बन गया था, छात्रों में जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहा था, उन सभी चीजों को देखते हुए इस बार काफी सख्ती है इस पेपर में। नीट परीक्षा में काफी पहले को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, जिस तरह से इस बार नीट परीक्षा दोबारा से आयोजित की जा रही है, आज 2 शिफ्टों में होनी है, क्या है पूरा इसको लेकर सुरक्षा के इंतजाम? देखिए, जिस तरीके से देवा जी बात की जाए जो नीट परीक्षा को लेकर के, इससे पहले जो नीट परीक्षा हुई थी उसमें जो मांग
जो लोगों के साथ धांधली हुई थी, सिंधमारी हुई थी, उस धांधली को लेकर के लोग सड़कों पर भी उतरे थे। लेकिन इस मामले की अगर बात की जाए तो ये मामला फिलहाल पहले हाईकोर्ट तक पहुंचा था, लेकिन हाईकोर्ट ने इसकी याचिका खारिज कर दी थी, क्योंकि उस परीक्षा को रद्द करते हुए दोबारा जो है एग्जाम कराने की जो मांग की गई थी, उसको लेकर के अभ्यर्थी भी लगातार सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर के गंभीरता दिखाई थी, और गंभीरता दिखाने के बाद जो इस मामले की अगर बात की जाए, हाईकोर्ट की जो सुनवाई थी उसको खारिज करते हुए एक बार फिर से री एग्जाम कराने की बात कही थी। और री एग्जाम की अगर बात की जाए तो आज वही नीट यूजी की जो परीक्षा है वो एक बार फिर से आज से शुरुआत हो गई, और 2 शिफ्टों में इसकी जो परीक्षा है वो की जा रही है। और अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं, और अगर इसमें सिंधमारी होती है तो सिंधमारी को लेकर के भी एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। क्योंकि जो नीट यूजी परीक्षा को लेकर के अगर बात की जाए तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी पूरी तरीके से सख्त था, और री एग्जाम को अगर बात की जाए तो री एग्जाम को लेकर के जो अब एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को लेकर के जो एजेंसियां हैं वो एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर भी नजर आ रही हैं। करीम, जिस तरह से अभी हाल ही में पेपर लीक को लेकर के बड़ा बवाल पूरे देश में देखा गया, जगह जगह प्रदर्शन देखे गए, जाहिर तौर पे विपक्ष की भी पूरी निगाहें होंगी इस बार की किस तरह से पेपर कराया जा रहा है, सुरक्षा की क्या इंतजाम है? कलीम, देखिए, जिस तरीके से देवा जी बात की जाए सुरक्षा को लेकर के या फिर जो पेपर लीक के मामले को लेकर के, क्योंकि 7 एग्जाम हुए थे और 7 एग्जाम में पेपर लीक के जो मामले थे वो सामने आए थे। फिर चाहे पुलिस भर्ती की प्रतिक्रिया हो, या फिर आरओ हो, या फिर यूपीएसएससी की बात की जाए, इन सभी मामलों में परीक्षा पूरी तरीके से लीक के मामले सामने आए थे, जिसको लेकर के लोगों ने सीएम आवास का भी घेराव करने का प्रयास किया था। लेकिन अब अगर सिंधमारी की बात की जाए तो सिंधमारी को लेकर के साफ तौर से सख्त निर्देश दिए गए हैं, और उसको लेकर के जो शासन और प्रशासन की अगर बात की जाए, दोनों ही पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहे हैं। और अगर बात की जाए जिस तरीके से अभ्यर्थी वहां तक पहुंचते हैं, तो इससे पहले ये देखा जा रहा था कि अगर उनके पास आधार कार्ड है, एडमिट कार्ड है, तो वो एंट्री हो जा रही थी। लेकिन अब की अगर बात की जाए तो उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, और उसी डॉक्यूमेंट के आधार पर अब जो एंट्री है वो की जाएगी। फिलहाल अभी ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से री एग्जाम हो रहा है, तो री एग्जाम को लेकर के साफ तौर से सुरक्षा के जो इंतजाम किए गए हैं, सिविल ड्रेस की अगर बात की जाए, या फिर एसटीएफ की बात की जाए, या फिर जांच एजेंसियों की बात की जाए, वो भी अब इस पे पूरी तरीके से निगाह बनाए हुए हैं। और निगाह बनाने के साथ साथ जो साल्वरों की अगर बात की जाए, साल्वर के साथ साथ जो सिंधमारी करते हुए नजर आते हैं पेपर लीक के मामले में, तो इसमें जो गिरफ्तारियां हुई थी, क्योंकि इसके जो मास्टरमाइंड रहे हैं, मास्टरमाइंडों की तो गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन अगर कुछ जो इसके साथियों की अगर बात की जाए, वो अभी फिलहाल पुलिस की तरफ से दूर थे, लेकिन अभी जो सुरक्षा के इंतजामों की बात की जाए उस पर खास निगाह बनाई गई है। और अगर कोई भी इस मामले में सिंधमारी में गिरफ्तार होता है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। जी, जाहिर तौर पे ये परीक्षा भविष्य के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाली है, जिस तरह से इसकी सुरक्षा के इंतजाम है। कलीम, बहुत बहुत आपका धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी कमर अब कस ली है। आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी उपचुनाव की तैयारियों को लेकर आज सुबह 11 बजे बैठक बुलाई है, जिसमें बसपा के पदाधिकारियों को बुलाया गया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाने के लिए ये अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्रदेश के जिला अध्यक्ष भी रहेंगे। वहीं इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, जोनल प्रभारी और जिला अध्यक्षों के साथ उपचुनाव की सीटों को लेकर चर्चा होगी, जिसमें वो पार्टी की जोनवार फीडबैक भी लेंगी। इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो विधानसभा उपचुनाव को लेकर अपनी रणनीति का भी खुलासा कर सकती हैं। जी, आपको बता दें, उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरों से तैयारी पर हैं। इसी को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ी बैठक आज बुलाई है। आपको बता दें, बसपा की बैठक में प्रदेश के जिला अध्यक्ष भी शामिल होंगे। वहीं इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, जोनल प्रभारी और जिला अध्यक्षों के साथ उपचुनाव के सीटों को लेकर चर्चा होगी, जिसमें वो पार्टी की जोनवार फीडबैक भी लेंगी। इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो विधानसभा उपचुनाव को लेकर अपनी रणनीति भी तय कर सकती हैं। खबर पर अधिक जानकारी के लिए बीपी यादव संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी बीपी यादव जी, जिस तरह से उपचुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियों ने कह सकते हैं कि कमर कस ली है, तो आज बसपा सुप्रीमो ने भी इसको लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई है। क्या होने वाला है इस बैठक में, क्या है पूरी जानकारी बताएं। इस बैठक में राज्य के प्रतिनिधि, जोनल कोऑर्डिनेटर, अध्यक्ष और तमाम वो
प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं और उसके बाद 11 बजे ये बैठक शुरू होगी। इस पर चर्चा होगी कि विधानसभा जो उपचुनाव है उसको किस तरह से लड़ा जाए, किन प्रत्याशियों को लड़ाया जाए, कहां पर कौन प्रत्याशी भारी पड़ेगा, इस पर चर्चा होगी। और उसके बाद आज मायावती इस पर अपनी रणनीति का खुलासा करेंगी। हालांकि मायावती इससे पहले किसी उपचुनाव में भाग नहीं लिए हैं, वो हमेशा उपचुनावों से किनारा करती आई है। लेकिन जहां तक देखा जाए पिछले लोकसभा 2024 चुनावों की बात की जाए तो 2024 में मायावती का खाता तक नहीं खुल पाया था। इसकी बदौलत लगता है कि मायावती ने मूड बनाया है कि नहीं इस उपचुनाव में भाग लिया जाए, क्योंकि मायावती को विधानसभा में देखा जाए तो विधानसभा में भी मायावती के मात्र एकमात्र विधायक हैं उमाशंकर सिंह बलिया के रसड़ा सीट से, जो कि वो भी बीजेपी की बदौलत जीत करके आए थे। तो मायावती के लिए इस बार चुनौती भी है कि अपने विधायकों की संख्या बढ़ाएं। 2024 लोकसभा में हार मिली थी, हो सकता है कि उस हार की भरपाई को पूरा करने के लिए इन 10 उपचुनाव में वो हाथ आजमाए और अपने प्रत्याशियों पे आज मंथन करेंगे। हाल ही में बीपी यादव जी, हाल ही में समाजवादी पार्टी के तरफ से भी ये बड़ी बैठक की गई थी उपचुनाव को लेकर। जाहिर तौर पर अभी जो बैठकें हो रही उससे ये कहीं ना कहीं साफ हो रहा है कि सभी पार्टियां जुट गई हैं उपचुनाव की तैयारी में। क्या लगता है किसकी तैयारी ज्यादा जबरदस्त है? जी, जहां तक तैयारियों की बात किया जाए, समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। इंडिया गठबंधन और एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी दोनों ने जैसे ही लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ तैयारियां जोरों पर कर दी है। और इस समय देखा जाए तो सबसे ज्यादा दौरे जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। कल तीसरी बार वो अयोध्या पहुंचे थे और अयोध्या के मिल्कीपुर सीट जो है उस पर विशेष उनका फोकस। जहां तक उपचुनावों की बात किया जाए तो 10 सीटों के ये उपचुनाव होने वाले हैं। एक करहल है जिस पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, दूसरी कचहरी है उस पर भी सपा का कब्जा है, और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जो जिस पर की सपा का ही कब्जा है, फूलपुर है जिस पर भाजपा का कब्जा है, मझवा की सीट है जिस पर निषाद पार्टी है, गाजियाबाद की सीट काफी अहम मानी जाती है, शहरी सीट है उस पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, आरएनडी के पास मीरापुर की सीट है, कुंदर की सपा के पास है, खैर बीजेपी के पास है, और सीसा मऊ की सीट जो कानपुर की आती है जिस पर की इरफान सोलंकी को सजा सुनाई गई है वो सपा की वो सीट है। तो इन सीटों को लेकर के मंथन सभी लोग कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी चाहती है कि उसके जितने सीट है प्लस हो। वही भारतीय जनता पार्टी भी लगातार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपचुनाव की कमान संभाले हुए हैं और लगातार उस दौरे किए जा रहे हैं। जिन जिन जिलों में ये सीटें हैं वहां पर लगातार उनके दौरे हो रहे हैं और उससे पहले अफसरों की भी अदला बदली हो रही है ताकि इसका अच्छा असर पड़ सके। तो वहीं इन दो पार्टियों को देखने के बाद अब बहन मायावती जो कि बसपा सुप्रीमो है उन्होंने भी कमर कस लिया है और वो भी इस मैदान में कूद पड़ी है कि उपचुनाव में वो भी जमकर। बीपी यादव जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं एक सवाल ये भी कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीएसपी की तरफ से बहुत ही खराब प्रदर्शन देखा गया, एक भी सीट जीत नहीं पाई थी, तो क्या उसको लेकर कुछ नई खबर यहाँ पर आ जाने वाली है? क्या कुछ उपचुनाव को लेकर तैयारियां या फिर कोई रणनीति बन रही है भविष्य के लिए? क्या कहेंगे? बिल्कुल, बसपा के पास रणनीति बनाने की आवश्यकता भी है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा के जो कोर वोटर हैं, एसटी और कुछ ओबीसी माइनॉरिटी के वोट जो बसपा के पास जाते थे वो छिटक गए हैं और इस पर बसपा को अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी कि जो वोट उससे छिटक रहे हैं, जो छिटक करके, जाहिर सी बात है कि बसपा के वोट छिटके जिसका लाभ कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन को मिला, तो बसपा इस पर कोई रणनीति बना सकती है कि किस तरह से उन वोटरों को जो उसके वोटर छिटके हैं उनको एक जगह साधा जाए और फिर इन 10 सीटों में से कुछ सीटें अपने खाते में लाई जाए। जी, तो कह सकते हैं कि आज की जो बैठक है उसमें कहीं ना कहीं लोकसभा में जो बड़ी चूक हुई है बीएसपी के तरफ से, बड़ी कमियां हैं, वो कहीं ना कहीं वो पूरा करना चाहेंगी, जाहिर है। बीपी यादव जी, बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, आपको बता दें कि यहाँ पर बसपा सुप्रीमो ने उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज बड़ी बैठक बुलाई है। अब देखना यह होगा कि इस बैठक में क्या कुछ फैसले होते हैं, क्या बात होती है और क्या रणनीति बनती है आगामी उपचुनाव को लेकर।
बढ़ते अगली खबर की ओर, जो कि मेरठ से है। आपको बता दें, मेरठ में एक छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई की निर्मम हत्या कर दी। आपको बता दें, मीट काटने वाले छुरे से गर्दन काट के हत्या की। दोनों भाई में पत्नी को लेकर विवाद रहता था। बड़ा भाई था शादीशुदा, जबकि छोटा भाई अनमैरिड था। सोते समय बड़े भाई की गर्दन पर वार कर हत्या करके हथियार सहित छोटा भाई मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच जारी है। थाना सरदना क्षेत्र के नानू गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बता दें, दोनों भाइयों में पत्नी को लेकर विवाद रहता था, जिसके चलते ये घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें, यहाँ पर छोटा भाई घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच में जुट गई है। आपको बता दें, थाना सरदना क्षेत्र के नानू गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर छोटे भाई ने ही बड़े भाई की निर्मम हत्या कर दी। आपको बता दें, मीट काटने वाले छुरे से गर्दन काटकर हत्या की गई। दोनों भाई में पत्नी को लेकर विवाद रहता था। बड़ा भाई शादीशुदा था, जबकि छोटा भाई अनमैरिड था। आपको बता दें, सोते समय बड़े भाई की गर्दन पर वार कर हत्या की गई। हत्या करने के बाद हथियार सहित छोटा भाई मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच जारी है। बता दें, थाना सरदना क्षेत्र के नानू गांव का पूरा ये मामला सामने आया। हैरान कर देने वाला मामला कि छोटे भाई ने बड़े ही भाई की निर्मम हत्या कर दी। आपको बता दें, दोनों में ये विवाद बड़े भाई की पत्नी को लेकर हुआ था। मेरठ से ये खबर आपको बता रहे, जहां पर छोटे भाई ने बड़े भाई की निर्मम हत्या कर दी। मीट काटने वाले छुरे से गर्दन पर वार किए और इस घटना को अंजाम दिया। दोनों भाई में पत्नी को लेकर विवाद रहता था। बड़ा भाई शादीशुदा था, जबकि छोटा भाई अनमैरिड था। बता दें, सोते समय बड़े भाई की गर्दन पर वार कर हत्या की गई। हत्या करने के बाद हथियार सहित छोटा भाई मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच जारी है। थाना सरदना क्षेत्र के नानू गांव का पूरा मामला। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजन सोनकर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके। राजन, दोनों भाइयों में ऐसी क्या कला हो गई थी कि छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी? देखिए, बिल्कुल ये परसों रात की घटना है। जब भाई सो रहा था तो छोटे भाई ने जाकर धारदार हथियार से उस पर हमला करा और उसे घायल कर दिया। वहीं जब परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे तो अस्पताल ने दूसरे अस्पताल को रेफर कर दिया, क्योंकि उसकी हालत बहुत गंभीर थी। लेकिन वहां के अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चोट जो हत्या की जो वजह सामने आई है वो गृह कलेश यानी कि जायदाद का बंटवारे को लेकर सामने आई है, क्योंकि जो बड़ा भाई था उसकी उम्र 30 वर्ष थी और छोटे भाई की उम्र 28 वर्ष थी। जो 30 वर्ष का भाई था, जिसकी मौत हो चुकी है, उसकी ससुराल मुजफ्फरनगर की थी। शादी के बाद से ही वो अपने ससुराल में रहा करता था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले, वो 4-6 दिन पहले ही मेरठ अपने घर पहुंचा अपनी पत्नी को लेकर। तो परिवार में जो है बंटवारे को लेकर क्लेश लगातार चल रहा था, बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही थी। उसी से कहीं ना कहीं छोटा भाई जो है नाराज था। उसने जो मीट काटने वाला छुरा होता है उससे धारदार हथियार से उसके सर पर और गर्दन पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। वहीं थाना सरदना ने तहरीर प्राप्त कर ली है परिजनों से और 2 टीमें गठित कर दी गई है। एसपी देहात कमलेश बाजुक का कहना है कि बहुत जल्द आरोपी जो भाई है उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये कहीं ना कहीं मेरठ में रिश्तों को संसार कर देने वाली घटना जो निकल कर आई है, इससे पूरे इलाके में भी हड़कंप मचा है और रिश्तों को संसार भी किया गया। जी, परिजनों ने क्या कुछ इसको लेकर बयान दिए? दोनों भाइयों में जब इतनी ज्यादा कला थी तो इसको लेकर पहले मसले क्यों नहीं सुलझाए गए कि नौबत इस तक आ गई कि हत्या उसको करी? देखिए, जिस तरीके से ये वारदात को अंजाम दिया गया है, जायदाद और पत्नी के कलेश के चलते, क्योंकि बंटवारे की बात चल रही थी और परिजनों ने तहरीर में भी बताया है और निकलकर चीजें भी सामने आई हैं। तो वहीं फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लेकिन देखिए कि किस तरीके से निर्मम हत्या की गई है, क्योंकि वो भाई सो रहा था, देर रात उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार किए गए और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। ये कहीं ना कहीं रिश्तों को संसार कर देने वाली बात की और पूरे गांव में, जो नानू गांव है थाना सरदना का लगता है, पूरे इस गांव में दहशत का माहौल है कि इतनी बड़ी वारदात को एक भाई ने ही अपने भाई को अंजाम दे दिया।
क्योंकि छोटा भाई था वो अविवाहित था और बड़ा भाई शादीशुदा था जिसकी उम्र 30 वर्ष थी। मुजफ्फरनगर की उसकी ससुराल थी और शादी के बाद से ही वो अपनी ससुराल में रहा करता था। लेकिन कहीं ना कहीं पत्नी के साथ वो जब अपने घर पहुंचता, अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पहुंचता है और जमीन जायदाद के बंटवारे को लेकर बातचीत होती है, तो कहीं ना कहीं उससे नाराज था छोटा भाई। तो ऐसा प्रतीत होता है कि छोटा भाई हिस्से में बंटवारा नहीं चाहता था और सारी प्रॉपर्टी अपने इनाम यानी कि खुद वो कब्जाना चाहता था। तो इसको लेकर उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। हत्या के पीछे की और वजह क्या है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में अगली कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और आरोपी को पकड़ने के लिए 2 टीमें गठित कर दी गई। लगातार सीसीटीवी भी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, शहर से लेकर गांव और गांव से लेकर शहर तक ये क्राइम जो है मेरठ का, वो रिकॉर्ड उसका लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं लूट होती है तो कहीं व्यापारी को बंधक बना के लूट को, वारदात को अंजाम दिया जाता है, कहीं बलात्कार जैसी घटनाएं होती है, तो कहीं मनचले छात्रा के साथ में छेड़छाड़ करते हैं जिससे वो स्कूल जाने में जो आहत हो जाती है, स्कूल जाना छोड़ देती है। तो ये लगातार जो अपराध बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा करता है, पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा करता है कि जिस तरीके से मेरठ के एसएसपी और एसपी देहात लगातार और एसपी सिटी तीनों अधिकारी यहाँ पर हैं और यहाँ तक कि एडीजी आईजी भी यहाँ पर है मेरठ में, क्योंकि मेरठ मंडल माना जाता है। और इस तरीके से खुलेआम अपराधों को, वारदात को अंजाम देना, ये कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल खड़े करता है। पुलिस के जो सवाल हैं, पुलिस के जो जवाब है कि मेरठ में क्राइम कंट्रोल है, उस पर भी सवाल खड़ा करता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। पुलिस को सख्त रवैया ऐसे लोगों के खिलाफ अपनाना चाहिए। जी राजन सोनकर जी, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखें। यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आई सामने। आज मैनपुरी दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम। उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे। करहल में चुनावी समीक्षा करेंगे ब्रजेश पाठक। यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आई सामने। आपको बता दें, उपचुनाव में जुट गई हैं सभी पार्टियां। आज मैनपुरी दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। दिल्ली इलाज के दौरान पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का हुआ निधन। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद हुआ निधन। उनका अंतिम संस्कार कल लोधी रोड शमशान घाट पर होगा। दिल्ली इलाज के दौरान पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का हुआ निधन। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद हुआ निधन। लखनऊ आईएस आतंकी रिजवान से पूछताछ करेगी एटीएस। रिजवान को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी एटीएस। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया था गिरफ्तार। यूपी एटीएस रिमांड पर लेकर करेगी पूछताछ। इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ से आईएस आतंकी रिजवान से पूछताछ करेगी एटीएस। रिजवान को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी एटीएस। शहर खबर में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।